जहां एक तरफ ऋषिराज ने अभिनव के नए बिजनेस को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश चालू कर दी थी, वहीं कनाडा में अभिनव अपने आलीशान कमरे के अंदर गहरी नींद में था। पिछले कुछ दिनों की थकान, बोर्डरूम की लड़ाई और जानलेवा हमलों के तनाव के बाद ये शायद पहली रात थी जब वो सुकून से सोया था। स्काई ग्लोबल की जीत ने उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था, लेकिन ये बात भी साफ थी कि टाइगर की जिंदगी में सुकून ज्यादा देर कभी नहीं टिकता था। ऐसे में अचानक उसके बेड के पास रखी साइड टेबल पर पड़े फोन में रिंग बजने लगी। अभिनव ने नींद में ही हड़बड़ाते हुए हाथ बढ़ाया और बिना स्क्रीन को देखे ही कॉल उठा लिया। हेलो, अभिनव ने नींद से भरी आवाज में कहा। उसे अपनी आंखें खोलने में अब भी मुश्किल हो रही थी। हालांकि तभी उसे दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अभी तक उठे नहीं हो गया टाइगर? यहाँ इटली में तो तुम्हारी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अभिनव को समझते देर नहीं लगी कि ये मैक्स पठान की आवाज थी। उसकी आवाज सुनते ही अभिनव की नींद एक झटके में उड़ गई। वो तुरंत बेड पर सीधा होकर बैठ गया और बोला, मैक्स, इतनी सुबह तुम्हारा फोन? अभिनव इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि मैक्स ने उसे इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया था। ऐसे में मैक्स हंसते हुए बोला, तुम्हारे लिए सुबह होगी टाइगर, मेरे लिए तो ये एक शानदार शाम है। और ये शाम और भी शानदार हो गई है जब मैंने तुम्हें ये खबर देने के लिए फोन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी इटालियन शू कंपनी के सारे स्टॉक्स बिक गए हैं। मैंने कहा था ना, तुम्हारे स्टॉक्स को लोग एक ही झटके में खरीद लेंगे। मार्केट में तो जैसे लूट मच गई थी। हर कोई इटालियन शू कंपनी का एक हिस्सा बनना चाहता था। उन्हें पता था कि इस कंपनी पर भी टाइगर अपनी छाप छोड़कर गया है। मैक्स की बात सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान तैर गई। यह उसके स्काई ग्लोबल वाले प्लान का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था, जो कि अब बहुत आराम से सफल भी हो चुका था। इतने में अभिनव ने अचानक पूछा, और पैसा? अभिनव के सवाल का जवाब पता था, पर वो मैक्स के मुंह से जवाब सुनना चाहता था। ऐसे में मैक्स फिर से थोड़ा हंसते हुए बोला, 7,000 से ज्यादा मेंबर हैं, उसको ज्वाइन कर ले। पैसा तुम्हारी जेब में है मेरे दोस्त। 15,000 करोड़ रुपए तुम्हारे मेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। मैंने पर्सनली पूरा ट्रांजैक्शन शुरू से लेकर एंड तक मॉनिटर किया है। मैक्स की बात सुनकर अभिनव मुस्कुराया और एक गहरी सांस लेकर बोला, थैंक यू मैक्स, थैंक यू सो मच। मैं जानता था कि अगर कोई ये काम इतनी जल्दी कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हें एक शानदार तोहफा भेजूंगा। अरे, तोहफे की कोई जरूरत नहीं है टाइगर, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बस अपना ध्यान रखना। सुना है कनाडा में मौसम आजकल काफी गर्म चल रहा है। अम्मा जी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो एक जख्मी शेरनी की तरह है, और जख्मी शेरनी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। मैक्स ने गंभीर होते हुए अपनी बात खत्म की। ऐसे में अभिनव भी एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम उसकी चिंता मत करो मैक्स, उस जख्मी शेरनी को ये टाइगर पूरे जंगल में दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। फिर अचानक अभिनव को कुछ एहसास हुआ और वो हैरान होते हुए आगे बोला, लेकिन एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कनाडा में हूँ? और इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, मैक्स हंसते हुए बीच में बोला, सारे चैनल वाले दुनिया के सबसे घने जंगल में शोर होगा, उसकी आवाजें तो हम जैसे छोटे लोगों तक भी पहुंच ही जाएगी ना टाइगर। टेलीग्राम पर सर्च करें। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिन अम्मा जी का नाम भी लेने से मैं डरता था, तुम उन्हीं की वाट लगाने पर उतर आए हो। सारे चैनल वाले यही से मैक्स की बात पर अभिनव मुस्कुराया और बोला, एपिसोड मिलता है। मामला थोड़ा पर्सनल है, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैक्स। किसी दिन आराम से मिलकर तुम्हें पूरा मसला समझाऊंगा। बिल्कुल, अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा है। एक आवाज देना, मैं अपनी पूरी फौज लेकर पहुंच जाऊंगा। उस बुढ़िया ने वैसे ही पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड की नाक में दम कर रखा है। उसकी अकल ठिकाने लाना बहुत जरूरी है। उसको ज्वाइन मैंने कहा ना मैक्स, चिंता मत करो, अम्मा का वो हाल होगा कि उसे अपनी अम्मा और अम्मा की अम्मा तक याद आ जाएगी। फिर मिलते हैं, अभी के लिए बाय। ये एपिसोड टाइगर अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा
और मैक्स का फोन काट दिया। फोन काटते ही अभिनव ने एक गहरी राहत भरी सांस ली और वो कुछ देर तक खामोशी से बैठा रहा। अब उसके हाथ में न सिर्फ एक नई कंपनी थी, बल्कि उस कंपनी को चलाने के लिए एक भारी भरकम खजाना भी था। अम्मा जी के खिलाफ अभिनव अपनी पहली बड़ी चाल चल चुका था। उसने अपने एक साम्राज्य का एक हिस्सा बेचकर एक नया और बड़ा साम्राज्य खरीदने का दांव लगा दिया था। अपने ख्यालों के बीच अभिनव बेड से उठा और सीधा वॉशरूम में चला गया। एक ताजगी भरा शावर लेने के बाद ये एपिसोड टाइगर आर्मी से लिया गया है। टेलीग्राम पर सर्च करें टाइगर आर्मी, जिसपे 7,000 से ज्यादा मेंबर है। उसको ज्वाइन कर ले सबसे पहले एपिसोड सुनने के लिए। सारे चैनल वाले यही से एपिसोड कॉपी करते हैं, इसीलिए आपको वॉइस वाला एपिसोड मिलता है। के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी, जैसे वो कोई अच्छा सपना देख रही हो। शायद ये रात भर अपनी नई कंपनी का नाम सोचती रही होगी, अभिनव ने मन ही मन कहा और फिर मुस्कुरा दिया। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर सोचने लगा कि उसकी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ, सारा खून खराबा अब इसी एक चेहरे की मुस्कान के लिए था। वो अनन्या को हर वो खुशी देना चाहता था जो वो डिजर्व करती थी। इसे थोड़े और सपने देखने देता हूँ, जगाने गया तो बेचारी के सपने टूट जाएंगे, अभिनव ने अपने आप से कहा और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव धीरे से कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकला और नाश्ते के लिए ऊपर बनी उस बड़ी सी बालकनी की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ से पूरे पैलेस का शानदार नजारा दिखता था। बालकनी में पहुंचकर उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर हंसराज अकेला बैठा था और सुबह की ताजी हवा के साथ अपनी कॉफी के मजे ले रहा था। ऐसे में अभिनव ने महसूस किया कि आज दामोदर कहीं नजर नहीं आ रहा था। गुड मॉर्निंग हंसराज, अभिनव ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। गुड मॉर्निंग टाइगर, हंसराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर वो अपनी कॉफी का कप नीचे रखते हुए आगे बोला, लगता है आज तुम काफी अच्छे मूड में हो, कल की जीत की खुशी है ना? बिल्कुल। वैसे दामोदर अंकल कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा है, अभिनव ने पूछा। ये सुनकर हंसराज के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, दामोदर सर आजकल तुमसे थोड़ा बचकर रहने की कोशिश कर रहे हैं टाइगर। ये सुनकर अभिनव हैरान हो गया और बोला, बचकर? लेकिन क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हंसराज ने तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। दरअसल वो जब भी तुम्हें देखते हैं तो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। उन्हें तुम में हर पल अपना भाई संजय नजर आता है। तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारे बात करने का अंदाज, तुम्हारे फैसले लेने का तरीका, सब कुछ उन्हें संजय की याद दिलाता है और वो नहीं चाहते कि उनकी ये भावुकता तुम्हारे मिशन के रास्ते में आए या तुम्हें इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करे। वो चाहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाई पर फोकस करो। हंसराज की बात सुनकर अभिनव एक पल के लिए खामोश हो गया। उसे अच्छी तरह से दामोदर की भावनाओं का एहसास था। वो समझ सकता था कि सालों बाद अपने भाई के बेटे को देखकर उन पर क्या गुजरती होगी। ऐसे में एक गहरी सांस लेकर अभिनव ने मन ही मन फैसला किया कि वो इस लड़ाई को जीतकर दामोदर को वो खुशी देगा जिसके वो हकदार थे। मैं समझ सकता हूँ, अभिनव ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। इतने में माहौल को हल्का करने के लिए बात बदलते हुए हंसराज ने कहा, वैसे कबीर ने मुझे कल रास्ते में हुए हमले के बारे में सब कुछ बता दिया था और फिर बोर्डरूम में तुम्हारी जीत की खबर भी मिल गई। मानना पड़ेगा, तुमने तो पहली ही गेंद पर छक्का मार दिया टाइगर। हंसराज से अपनी तारीफ सुनकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, यह तो बस एक चौका था हंसराज, छक्का तो अभी बाकी है। और अच्छी खबर यह है कि डील के लिए पैसे भी आ चुके हैं। क्या? इतनी जल्दी? हंसराज हैरानी से लगभग अपनी कुर्सी से उछल ही पड़ा। वो जानता था कि अभिनव ने अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये प्लान इतनी तेजी से काम करेगा। हाँ, अभिनव ने कहा और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए आगे बोला, 15,000 करोड़ रुपए, जिनमें से 12,000 करोड़ स्काई ग्लोबल में लगेंगे और बचे हुए 3,000 करोड़ हम प्रोजेक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदने में इस्तेमाल करेंगे। कागजी काम आज से ही शुरू हो जाएगा। हंसराज अब भी अभिनव को हैरानी से घूर रहा था।
उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि अभिनव की रफ्तार और उसके फैसले लेने की क्षमता किसी आम इंसान की तरह नहीं थी। वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि दिमागी रूप से भी किसी टाइगर की तरह तेज था। ऐसे में हंसराज एक गहरी सांस लेकर हंसते हुए बोला, सारे चैनल वाले यही से तुम सच में अपने बाप के भी बाप हो टाइगर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अम्मा चुप बैठने वालों में से नहीं है। कल उसने तुम पर हमला करवा के ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब वो जरूर कोई पलटवार करेगी। हंसराज की बात पर अभिनव अपनी प्लेट में ब्रेकफास्ट परोसते हुए बोला, इसीलिए करने दीजिए, जब तक कबीर मेरे साथ है मुझे अम्मा के कुत्तों से डर नहीं है। मैं हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हंसराज भी अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, मुझे भी तुम्हारी ताकत पर कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा डर यह है कि अम्मा अब शायद तुम पर सीधे हमला नहीं करेगी। वो तुम्हारे बिजनेस को निशाना बनाएगी। वो तुम्हें ऐसी चोट देगी जो शायद बाहर से दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से तुम्हें खोखला कर देगी। वो तुम्हें मारने की नहीं बल्कि तोड़ने की कोशिश करेगी टाइगर। और ऐसी लड़ाई हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है। पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं अम्मा की छड़ी के वार से कांपती है। हंसराज की इस बात ने अभिनव को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो जानता था कि हंसराज सही कह रहा था। फिजिकल लड़ाई लड़ना आसान था, लेकिन दिमागी और रणनीतिक लड़ाई ज्यादा थका देने वाली और खतरनाक होती है। वो अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि इतने में कबीर वहां आ पहुंचा। उसने एक सैनिक की तरह अभिनव को सलाम किया और फिर कहा, बॉस, ब्रेकफास्ट से पहले हमें ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट का ज्यादा फायदा तब होगा जब आप ट्रेनिंग के बाद थक जाओगे। कबीर की बात पर अभिनव एक पल के लिए सोचने लगा और फिर उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। वो अब एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। वो जानता था कि आने वाली लड़ाई के लिए उसे खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। ऐसे में अभिनव ने अपने नाश्ते की प्लेट दूसरी प्लेट से ढकी और वो अपनी कुर्सी से उठकर कबीर के साथ हवेली के पीछे बने उस बड़े से मैदान की तरफ चल दिया। वो मैदान कबीर ने खास तौर पर अभिनव की ट्रेनिंग के लिए तैयार करवाया था। मैदान की बीचों बीच कबीर ने एक मजबूत लोहे के पाइप पर 10 भारी भरकम बोरियां लटका रखी थी, लेकिन ये आम रेत की बोरियां नहीं थी। ये सख्त पकी हुई मिट्टी की बोरियां थी जो पत्थर की तरह मजबूत लग रही थी। अभिनव ने उन्हें देखकर हैरानी से पूछा, ये क्या है कबीर? ये आपका पहला टेस्ट है बॉस। वार्म अप के बाद आपको इन 10 बोरियों को सिर्फ अपनी लातों और मुक्कों से तोड़कर नीचे गिराना है। कबीर ने गंभीरता से जवाब दिया। ये सुनकर अभिनव को हंसी आ गई और वो बोला, बस इतना ही करना है, ये तो बच्चों का खेल है कबीर। खैर, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं रेडी हूँ। अभिनव ने तुरंत एक चक्कर दौड़कर वार्म अप किया और फिर पहली बोरी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से एक घूमती हुई लात उस बोरी पर दे मारी। ऐसे में एक जोरदार आवाज के साथ पहली बोरी टूटकर नीचे गिर गई। देखा, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर ने अभिनव की बात पर ना कुछ कहा ना अपने हाव भाव से कुछ जताया। वो बस उसे गौर से देखे जा रहा था। ऐसे में अभिनव पलटा और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी बोरी की तरफ बढ़ने लगा। वो किसी तूफान की तरह उन बोरियों पर टूट पड़ा था। उसके मुक्के और लाते हवा में तेजी से चल रहे थे। उसके हर एक वार के साथ एक बोरी टूटकर नीचे गिर रही थी। लात और मुक्कों की दबी आवाजें उस शांत मैदान में गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों के अंदर वो लोहे का पाइप पूरी तरह से खाली हो गया और 10 की 10 बोरियां जमीन पर बिखरी हुई पड़ी थी। इधर अभिनव जोर जोर से हाफ रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान भी थी। उसे लगा कि उसने कबीर को अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन जब उसने कबीर की तरफ देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर तारीफ का कोई भाव नहीं था। वो खामोशी से अभिनव को देख रहा था और उसकी आंखों में तारीफ नहीं बल्कि एक हल्की सी निराशा थी। ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी बॉस, कबीर ने आखिरकार धीरे से कहा, जिसे सुनकर अभिनव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा? अभिनव की परफॉर्मेंस से कबीर क्यों निराश हुआ होगा? वो अभिनव से अब और क्या चाहेगा?
और कैसे संभालेगा अभिनव अपनी नई कंपनी को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए